जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे इलेक्शन 2024 के हवाले से, और आपको बताते चलें कि जहां इस शहर में इलेक्शन की गहमा गहमी है, वहीं साउथ का जो इलाका है वो ख़ास तौर पे इस इलेक्शन के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी में मुब्तला है। यानी मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार, बिजनेसमैन, तमामी तबके के लोग जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि साउथ का जो इलाका है इसमें अक्सर ये हुआ है कि अगर पूरे कराची से सीट्स कोई एक पार्टी हासिल कर रही होती है तो डिफेंस, क्लिफ्टन या सदर या ये जो इलाके हैं, इससे मुल्का जो इलाके हैं, गिजरी का इलाका या बाकी इलाके, यहाँ से बाज़ दफ़ा इलेक्शन में रिज़ल्ट्स जो हैं वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आते। यानी अगर पिछले हमने कुछ इलेक्शंस में देखा कि अगर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान जीत रही होती थी तो यहाँ से पीटीआई भी जीती है, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कामयाबी हासिल की है। तो इस हवाले से चूँकि यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर जो वोटर्स हैं उनका शरह ख्वानगी भी ज़्यादा है, और ये इलाका थोड़ा सा इस हवाले से भी मुनफरिद है कि यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन जो है वो मुतहर्रिक नज़र आता है, या डीएचए मुतहर्रिक नज़र आता है। इस वजह से अगर हम इलेक्शन के हवाले से कैंपेन में बात करते हैं बल्दियाती मसाइल के हल के लिए, तो इस इलाके में वो इतनी बातें नहीं की जा सकती, सवाए इसके कि इसके जो ऐसे इलाके हैं, जो मुल्का इलाके हैं, जो सबर्ब्स कहलाते हैं, या जो ऐसे मुत्तसिल आबादियाँ हैं, जो छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ तो यकीनन बल्दियाती मसाइल के हवाले से और दीगर हवाले से बात की जा सकती है। लेकिन जो ख़ास तौर पे साउथ का डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी, सदर का जो इलाका है, इन इलाकों में जो है वो सीबीसी और कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो तमाम बल्दियाती चीज़ों को देखता है। यही वजह है कि इसके इलेक्शंस भी अलग वक्त में हो जाते हैं। सीबीसी के इलेक्शंस पहले ही हो चुके हैं, और जो डीएचए के फेजेस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं पूरी तरह, वहाँ पे जो है वो अब भी डीएचए जो है वो इसको मैनेज करता है। इस इलाके से आपको बताते चलें कि जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बाबर अनवर हैं, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नजमी आलम यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, ये PS 1110 की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा शाहब इमाम साहब जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और आज़ाद उम्मीदवार हैं जो 2018 में भी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, दिलीप कुमार साहब, वो भी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आज इन 4 पार्टिसिपेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन पॉलिसीज़ और किस मंशूर के साथ जो है ये लोग हमारे इस आज के यानी इलेक्शन में उतरेंगे, या किस तरीके से लोगों को कन्विंस करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार। सबसे पहले मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप कुमार साहब, आप तशरीफ़ लाए। मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेट्रो टीवी चैनल वालों की भी बड़ी मेहरबानी, जिन्होंने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। और डॉक्टर साहब, हम पूरी देखने वाली आवाम को और ख़ास तौर पे PS 110 की गयूर आवाम को सलाम पेश करते हैं और नमस्ते कहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा तारफ़ दिलीप कुमार देवनानी कोस्तानी, मैं PS 110 डिफेंस क्लिफ्टन कराची का उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार हूँ। ठीक है, अभी आपसे हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं बाबर अनवर, जो कि PS 1110 से इंतखाब लड़ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। उनको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। थैंक यू। और आपके साथ भी, और आपने हमारे PS 110 के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम किया, तो हमने आना ही आना था सर। नहीं, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपसे आपकी तरफ भी आते हैं। दिलीप कुमार साहब, आप पहले मुझे बताइएगा कि क्या किस मंशूर के तहत आप जो है ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नॉर्मल रिवायती सियासत तो यहाँ होती नहीं है ना। यानी यहाँ पे ये तो नहीं होता कि जी वो बल्दियाती मसाइल के हवाले से बात की जा रही हो, कूड़ा करकट के हवाले से बात की जा रही हो, या पानी के मसाइल, क्योंकि यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं प्योरली उनका मकसद, जो कि दीगर इलाकों में भी होना चाहिए, कि हमारी सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनका काम कानून साजी होना चाहिए। असम्बलियों में जाके उन्होंने किस तरह कानून साजी करनी है, लोगों के राइट्स का प्रोटेक्शन किस तरह करना है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब,
ये तो सब पार्टियां हर बार आती रहती हैं। आपके सामने मसाइल डिफेंस के कितने लगे हुए हैं। हम यही कहते हैं कि कोई नौजवान क़यादत, कोई नए क़यादत मैदान में आए जो आवाम के मसले भी हल करे। डिफेंस के काफ़ी पानी के भी बड़े मसले हैं हमारे भाई, तो हर इलेक्शन में यही आते हैं। जैसे अगले साल 2018 में यहाँ से MNA MP की सीट PTI ने ली थी। 2018 में भी मैंने कांसेप्ट किया था डॉक्टर साहब। तो हमारा मंशूर यही है कि इलेक्शन जो है, ये पार्टियां पुरानी आ रही है, अभी नए चेहरे आने चाहिए, नौजवान क़यादत आनी चाहिए जो अपना दिल जान से काम भी करे। सर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादातर ये नहीं होता कि वो फिर कोई ना कोई पार्टी उनको जो है वो पैसों की ऑफर करती है और वो अपने साथ मिला लेती है। सही है, ये भी तो एक मसला आता है ना सर। तो ये तो नहीं है कि आपको कोई भी ऐसी पार्टी जो कहेगी कि आप हमारे साथ आ जाएं तो आप चले जाएंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, हम यहाँ नए हैं। हमारे अपने जो असल गांव हैं थाना बुला खान है, हम भी 15-20 साल से डिफेंस में रह रहे हैं, डिफेंस में ही काम कर रहे हैं। कराची में हमारे को अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों की खिदमत का मकसद है। अच्छा, फ्रिज आपका इंतखाबी निशान है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा ये तमाम चीज़ें हमारे पास चलती भी रहें ताकि जो उम्मीदवार जो मौजूद हैं हमारे साथ उन सबके इंतखाबी निशानात और ये तमाम चीज़ें चलें। बाबर अनवर साहब आपकी तरफ आते हैं जी। आप मुझे बताइएगा सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पहले तो जी कह रहे थे कि एक साथ मफाहमत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, अब एक दूसरे के आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट और बाकी चीज़ों का सर किस तरीके से आप इसको आप मतलब कंसीडर करेंगे कि एक तरफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ मफाहमत थी, अब उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, क्या कहेंगे सर? जी जी, बाबर अनवर साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी बाबर साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मेरी आवाज सुन? जी जी जी, अब आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आवाज आ रही है। अच्छा, देखिए ये तो ऊपर से हमारे फैसले हुए हैं कि पहले हम लोग आपस में सीट एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, बट अब आगे जाके फिर हमने सोचा कि हम अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हम जो भी जीतेगा तो फिर वो आगे हम कोalition से बना लेंगे। अच्छा, जी जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ पहले मुफाहमत के साथ आप इलेक्शन लड़ रहे थे, सीट एडजस्टमेंट थी, अब चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं, क्या कहेंगे सर? यही कहना चाह रहा हूँ कि सर हमने आपस में अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं कि जो भी जीतेगा, जो बेटर पार्टी होगी, जिसको आवाम पसंद करेगी, जिसको आवाम वोट देगी, वो जीतेगी। और वो साथ अगर हमारी अक्सरियत आई तो हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे, अगर उनकी अक्सरियत आई तो उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे। तो इस वजह से बाबर साहब, ये दुनिया का पहला इलेक्शन एडजस्टमेंट या इत्तेहाद होगा जिसमें पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही होंगी और इलेक्शन के बाद, और अभी से ये भी डिसाइड होगा कि इलेक्शन के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आपको, आपके उम्मीदवार को वोट भी देगी वज़ीर आज़म बनने के लिए। देखिए ये पहले नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। पंजाब में PML का PTI के साथ 2018 में इसी तरह का इत्तेफाक था। अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की जो है उनका भी PTI के साथ इत्तेफाक था। तो ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। 2018 में भी ये चीज हुई है और अभी 2024 है। तो हम तो सिर्फ हमारा इत्तेहाद, हमारी कोalition सिर्फ इस बात की है कि कराची की आवाम जो शदीद परेशान है, सिंध की आवाम जो शदीद परेशान है, पीपल्स पार्टी ने जिनको पिछले 15 साल में 22,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी खा गई, 1 रुपए नहीं लगाया। रोडों का निजाम नहीं है यहाँ पे, पानी का निजाम नहीं है, सीवरेज का निजाम नहीं है, हेल्थ का निजाम नहीं है, लोग यहाँ परेशान है। जमीन और आसमान का फर्क है पंजाब और सिंध में। तो इस वजह से हमने आपस में सोचा कि हम सारी पार्टीज मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन फिर वो कुछ चीजों पे हमारी सेटलमेंट्स नहीं हो सकी। तो इसलिए हमने कहा कि हम अपने पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे और जीतने के इलेक्शंस के बाद देखेंगे कि हमने क्या किस तरीके से सीट गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, कोलिशन करनी है।
या नहीं करनी, ये तो अच्छा बाबर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आप नहीं समझते कि इस पूरे दौरान जो आप कह रहे हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों का नाम ले रहे हैं, मुत्तहदा कौम मूवमेंट भी तो सर इक़्तिदार में शरीक रही है, आपके साथ इस पीडीएम की हुकूमत में भी रही, और इससे कबल चाहे बल्दियाती इदारों की बात की जाए, वसीम अख्तर साहब मेयर रहे, फिर उससे कबल सिंध हुकूमत का हिस्सा भी रही, पीटीआई की हुकूमत में भी जो है ना वो हिस्सेदार रही। आप समझते हैं मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान ने सही डिलीवर किया कराची का मैंडेट लेके? देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जब भी इस शहर के अंदर पावर्स मिली, जैसे उनका पहले एक जमाने में मुस्तफा कमाल साहब उनका मेयर होते थे, तो शहर की ऐसी हालत नहीं थी। लेकिन जब से उनके हाथ से पावर्स गई और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने मैंडेट चोरी करा और पीटीआई ने जिस तरह आवाम के वोटों से नहीं आई, जो हाल पिछले 10 साल में इस शहर का हुआ है, बुलंद साहब आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, आपको अपने घर से अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए एक जंग लड़नी पड़ती है। आप देखें तो आपको घर से वहां तक पहुंचने में 45 to 50 मिनट्स लगते हैं। ये पानी हमारे घरों में नहीं आता, ठीक है, हेल्थ का निजाम हमारे यहाँ नहीं है, सिक्योरिटी हमारे यहाँ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ नहीं है, सिस्टम का राज इसी सूबे के अंदर है। सिस्टम चलता है तो आप इस सूबे में सरवाइव कर सकते हैं। आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस सूबे में नहीं है। आप किसी भी चीज को उठा लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उठा लें, किसी भी चीज का निजाम उठा लें, आवा इस शहर का बिगड़ा हुआ है। तब तक लोग इस तरह जिएंगे। आप अच्छा, लेकिन बाबर साहब, यहाँ मैं आपसे इस बात से आपकी इख्तिलाफ करूंगा। आप जिस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं ना सर, ना तो वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम की एमसी का चलता है, ना तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना वो कोई खातिर खा सिंध पुलिस की जानिब से दी जाती है, डीएचए की अपनी विजिलेंस टीम्स हैं, ना वहाँ पे आप डीएचए क्लिफ्टन में मकान बनाने के लिए एसबीसीए के पास जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो आप कर रहे हैं ना, ये उन इलाकों की बात कर रहे हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आती। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलाका आता है वहाँ पे ये तमाम चीज़ें डीएचए और सीबीसी वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ की आवाम को बल्दियाती मसाइल से कोई सरोकार या फिक्र नहीं है। हर घर में दूसरे दिन टैंकर चल रहा होता है, पैसों की भी कोई मसला नहीं होता। यहाँ की आवाम को नजरियाती सियासत चाहिए सर। ये लोग, यही वजह है कि आपने देखा होगा 2013 में जब पूरे शहर से मुत्तहदा कौम मूवमेंट ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और इलेक्शन जीती, तो इस इलाके से आरिफ अलवी साहब और जो हैं वो क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते। पहली दफ़ा पूरे सिंध से, कराची से सिर्फ ये एक ऐसा हल्का था जहाँ से खुर्रम शेर जमान, समर अली खान और आरिफ अलवी जो हैं वो मुंतखब हुए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 के इंतखाबात की। तो यहाँ के लोग जो है ना वो ना तो कौमियत की सियासत करना चाहते हैं, ना बल्दियाती मसाइल पे वो कोई वोट देना चाहते हैं, वो नजरियाती सियासत करते हैं। नजरियाती सियासत के हवाले से क्या कहेंगे सर आप? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हल्के में सिर्फ कंटोनमेंट नहीं आता। हमारे पीएस 110 के हल्के में, हमारे पीएस 110 के हल्के में हिजरत कॉलोनी भी आती है, हमारे पीएस 110 के हल्के में श्री जिना कॉलोनी भी आती है, हमारे पीएस 110 के हल्के में नीलम कॉलोनी भी आती है, हमारे पीएस 110 के हल्के में रेती लाइन भी आती है, हमारे पीएस 110 के हल्के में बाथ आइलैंड भी आता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसपे कंटोनमेंट का कंट्रोल नहीं है। रही बात कंटोनमेंट की, कंटोनमेंट सिर्फ कराची के अंदर नहीं है, सिर्फ ये पीएस 110 के हल्के के अंदर कंटोनमेंट नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट है। पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट का ऐसा हाल नहीं है जो यहाँ पे है। देखिए, जो पूरे शहर का एक माहौल होता है, जो उसके आउटस्कर्ट्स का एक माहौल होता है, उसकी गवर्नेंस का जो माहौल होता है, वही माहौल कंटोनमेंट एरियाज के अंदर भी आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कंटोनमेंट एरिया बहुत खूबसूरत हो जाए और शहर खूबसूरत ना हो। तो ये पूरा का पूरा एक एम्बियंस चलता है, एक वेव चलती है। यहाँ कराची में तो कोई वेव है ही नहीं। रही बात कंटोनमेंट की, आप कहते हैं जी हमारे तो तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पे इस हल्के से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे, इस हल्के से गवर्नर सिंध भी आया, लेकिन यहाँ काम नहीं हो सका। और ऐसी कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है काम कराने की। लोग यहाँ वाइस चेयरमैन भी बन के बैठे हुए हैं, काउंसिलरों की सीटों से भी चिपके बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार हर किसी के पास है, काम करने की नियत होगी। सर अगर चले मैं हाँ सर, मैं अगर आप ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं भी, चले मुझे आप ये बताएं कि क्या किसी सर मैं आपका सवाल सर अगर इस हल्के की आवाम ने मुझे मौका दिया, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको डिलीवर करके दिखाऊंगा, इसी कंटोनमेंट से काम करके दिखाऊंगा, इसी कंटोनमेंट से आवाम के मसले हल करवा के दूंगा।
सर मुझे एक बात ये बताएं कि आप समझते हैं कि डीएचए और कंटोनमेंट बोर्ड में जो है वो मुंतखब नुमाइंदों की सुनी जाती है? आफ्ताब सिद्दीकी साहब इस हल्के से कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं, जितनी भी कोशिश उन्होंने कर ली, एक एमजीडी पानी नहीं बढ़वा सके, ठीक है, किसी किस्म का कोई। लेकिन सर मैं खुद रिहायशी हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो जितने मसाइल मैं खुद जानता हूँ, मैं इसलिए आपसे वो तमाम बातें कर सकता हूँ जो वहां के रेजिडेंट्स करेंगे आपसे। पहले आप सही कह रहे हैं, डीएचए जो है इट्स अ सर्विस प्रोवाइडर, उन्होंने बना के, अब देखिए पहले मसला भी समझे ना कंटोनमेंट का कि हमारे हल्के का मसला क्या है। डीएचए जो है उन्होंने एक 2007 या 8 में गालबन इसके राइट्स कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर चले गए थे कि सारी डेवलपमेंट के मसले मसाइल और ये सारी सीवरेज की लाइन के मसले मसाइल ये कंटोनमेंट बोर्ड देखेगा। उससे पहले इतना बुरा हाल नहीं था जब वो डीएचए एक पूरे डीएचए के कंट्रोल में था। रही बात आफ्ताब सिद्दीकी साहब की या किसी भी एमपीए की, तो अगर वो अवाम के मसले, अपने हल्के की अवाम के मसले नहीं हल कर सकते तो वो सीटों पे बैठे हुए क्यों थे, रिजाइन करते ना, रिजाइन करें। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा, पानी के मसले के हल के लिए पिछले एमएनए ने, सर अब मैं इस तरह बात कर लेता हूँ, पिछले एमएनए ने ये कहा कि जी वो अपनी यानी अपनी मदद आपके तहत डिसैलिनेशन प्लांट लगा देते हैं 6 या 7 MGD का। डीएचए ने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी हम तो इजाजत ही नहीं दे सकते। आपके इलाके में हॉस्पिटल्स नहीं है सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुझे बताएं कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां आम लोग जाके इलाज करा सकते हैं, मुझे ये बताएं। मैं आपको फिर वही बात कहूंगा सर, एक एमएनए और एक एमपीए, एक जो सदर पाकिस्तान बन गया, वो भी अगर अपने हल्के में काम नहीं करवा सकता तो उसको सदर पाकिस्तान की सीट पे बैठने का हक ही नहीं पहुंचता। यहाँ की आवाम ने उसको सदर पाकिस्तान बनने के लिए नहीं नॉमिनेट किया था, यहाँ की आवाम ने उसको इसलिए नॉमिनेट किया था कि उसके मसले हल करेगा, उसके हल्कों के मसले हल करेगा। सर बाकी कंटोनमेंट्स में काम नहीं हो रहा पूरे पाकिस्तान में, बाकी कंटोनमेंट्स में पूरे पाकिस्तान में बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही है सर। ये इनकी नाअहली है, ये इनके साथ मिले हुए हैं, ये काम नहीं कराना चाहते, अपने सारे काम सर करवा लेते हैं। या बात को छोड़ दे बुलंद साहब, हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, अपने सारे काम करवा देते हैं, जिसकी काम करने की नीयत होती है। वो तो रिजाइन करके सीट से तो रिजाइन करके फिर बाय इलेक्शन में। चलो आपकी तरफ में आता हूँ, दिलीप साहब क्या कहते हैं, क्या मसाइल समझते हैं आप इलाके के हैं जो आप हल कर सकते हैं? डॉक्टर साहब पहले तो 2018 में जब यहाँ से सदर अलवी साहब भी इसी सीट से आए थे, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब भी इन्हीं सीट से आए थे, दो बड़ी पाकिस्तान की जो गवर्नर और सदर साहब जो मुंतखब हुए थे वो इसी सीट से, डिफेंस क्लिफ्टन से हुए थे। उनको भी इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच के भी इस इलाके की, जैसे आप कह रहे हो कि अस्पताल जैसे पानी बहुत बड़े इशू हैं जो डिफेंस में, वो भी इनको सीधा नहीं कर सके जो इतनी बड़ी पोस्ट पे, यानी सदर की और गवर्नर साहब की। डॉक्टर साहब ये PS 110 जो है, ये इसकी फैलाव जो बहुत बड़ी है, 3,15,600 समथिंग इसमें वोट हैं और तकरीबन 159 पोलिंग स्टेशन हैं, 636 जो है पोलिंग बूथ हैं, मगर लोग यहाँ निकलते नहीं है, टर्नओवर वोटों का नहीं है। अगली बार भी 2018 में जब ज़मीनी इंतखाब हुए थे डॉक्टर साहब, ये तकरीबन 12-13 हज़ार वोटों पे पीटीआई के शहजाद साहब ने जीती हुई है। 3,15,000 जो वोट हैं उनमें से 12-13 हज़ार पे सीट जाती है, टर्नओवर बहुत कम इनका होता है। हम इलेक्शन कमीशन को भी यही तय करेंगे कि इनको सहूलत वोटरों को दे के टर्नओवर बढ़े, जो है इलेक्शन कॉन्फिडेंस दे ताकि ज्यादा लोग बाहर निकले। अच्छा, जो है इस पे भी आएंगे सर टर्नओवर, क्योंकि एक दफा ये भी हुआ था 2013 में कि इलेक्शंस रुक गए थे, फिर दोबारा पोलिंग हुई थी इसलिए कि फॉर्म या जो बैलेट बॉक्सेस थे वो देर से पहुंचे थे। मैं बात करूं 2013 के इलेक्शंस की। अच्छा, बाबर अनवर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे? उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है, बताइएगा। तो अपने भाई को भी बताना चाह रहा हूँ और आपको भी शायद थोड़ा सा हल्का बंदिया डिलिमिटेशंस चेंज हुई हैं, तो इसमें आप सिर्फ कंटोनमेंट्स के एरिया के अलावा भी बहुत से एरियाज आ चुके हैं, हमारे अंदर काफी आबादी बढ़ चुकी है। आपको मैं फिर बताना चाह रहा हूँ सर, मैसेज यही है अपने हल्के के अवाम के लिए कि आप लोग रॉन्ग नंबर्स को सपोर्ट ना करें, आप हमें मुंतखब करें। हमारी परफॉर्मेंस है, हमने डिलीवर किया है, पूरे पाकिस्तान में हमने डिलीवर किया है, हमने रोल मॉडल बना के दिखाया है। सिर्फ कराची शहर के अंदर नहीं है कंटोनमेंट, लाहौर के अंदर भी कंटोनमेंट है, सियालकोट के भी अंदर कंटोनमेंट है, पेशावर के अंदर भी कंटोनमेंट है। उसका हाल भी आप देख सकते, सिर्फ कराची शहर के अंदर कंटोनमेंट नहीं है, हमने डिलीवर करके दिखाया। इंशाअल्लाह ताला इस हल्के की आवाम हमें मुंतखब करेगी तो हम इस हल्के की तकदीर बदल के दिखाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम तकदीर बदल के दिखाएंगे और ये मसला भी हम हल करके दिखाएंगे कि ये जो लोग कहते हैं ना कि
हमारे पास इख्तियारात नहीं, हम काम नहीं कर सके। अगर हम काम नहीं कर पाए तो हम रिजाइन कर देंगे। हमें फिर ऐसी सीट लेके करना ठीक है, ठीक है, ठीक। बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो नजमी आलम साहब भी हमारे साथ होंगे और शाह इमाम साहब भी हमारे साथ होंगे। दिलीप कुमार साहब पहले ही हमारे साथ मौजूद हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज PS 110 यानी 110 PS सूबाई असम्बली का ये हल्का है। डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी, हिजरत कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, रसूलाबाद, अख्तर कॉलोनी, मुख्तलिफ जो आबादियाँ हैं उस पर ये हल्का मुश्तमिल है। तमाम ही पार्टीज़ तकरीबन इस हल्के में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बाबर अनवर साहब से बात की, मुस्लिम लीग नून के और आज़ाद उम्मीदवार दिलीप कुमार साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके अलावा अभी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है डॉक्टर शाह इमाम साहब ने, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। ये भी कंटेस्टेंट हैं और शाह इमाम साहब जो हैं कौमी असम्बली की सीट से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और PS 110 की सीट से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह इमाम साहब। खुश आमदीद कहता हूँ सर आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला जी। अच्छा शाह साहब, मुझे बताइएगा कि कौमी असम्बली की सीट से भी आप लड़ रहे हैं, सूबाई असम्बली की सीट से भी लड़ रहे हैं और पहले आपकी सियासी वाबस्तगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, अब आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं आप। अब PTI तो बहुत पहले छोड़ दी थी जी। और अच्छा। हाँ, तो काफी पुरानी बात हो गई है। अच्छा। तो हाँ, तो अभी तो प्योरली इंडिपेंडेंट है और किसी किस्म का कोई किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। शाह साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा सर, ब्यूरोक्रेसी और तमाम चीज़ें एंजॉय करते हुए अचानक से तमाम चीज़ों को रिज़ाइन करके सियासत में आ जाना कैसे? ये मैं आपसे स्पेशली इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग शायद ना ये बात जानते हो कि बहुत बड़ी पोजीशन पे आप ब्यूरोक्रेसी में मौजूद थे और मतलब माशाल्लाह आपके पास तालीम भी बहुत, डिग्रीज भी बहुत, फिर कैसे सियासत में आना हुआ? देखिए 2018 में मैंने अपनी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट से 11-12 साल पहले जॉब छोड़ी और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की खिदमत जो है वो पॉलिटिक्स में आगे ज्यादा बेहतर तौर पे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर भी रहा हूँ और मैं सिविल सर्विस में 25 साल मैंने जॉब की है जी। और मेरे पास एक यूनिक वो है एक्सपीरियंस कि मैंने तीनों फॉर्मेट्स में काम किया है। फेडरल गवर्नमेंट में काम किया है, प्रोविंशियल में काम किया है और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में काम किया है। EDO हेल्थ के तौर पे EDO एंटरप्राइज, चीफ प्राइस कंट्रोलर, CEO कराची डेवलपमेंट कंपनी और फिर प्रोविंस में डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, फिर फेडरल में जो है वो कस्टम्स में असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सेल्स टैक्स में, फिर ज्वाइंट स्टेट ऑफिसर कोयटा, ज्वाइंट स्टेट ऑफिसर कराची, सेक्शन ऑफिसर इंटीरियर डिवीजन इस्लामाबाद, सेक्शन ऑफिसर पोर्ट्स एंड शिपिंग। तो ये जो मैंने बहुत तेज आपको बताया और 2 साल मेडिकल ऑफिसर भी रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफिस में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो है मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आपको ज्यादा फ्रीडम या अगर आप डिलीवरी कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस कर सकते हैं, तो उसको आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैंने देखे, मैं कंफर्ट जोन से निकला हूँ, मैंने अपनी जो है ना कंफर्ट जोन को खैरबाद कह के और जो है वो प्रॉपर जो है कौम की खिदमत के लिए मैं निकला हूँ। और सियासी बेसिकली सियासी वाबस्तगी तो हमारी स्टूडेंट लाइफ में APMSO में रही और MQM को हमने सपोर्ट किया काफी एक लंबे अरसे तक। तो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा 2-4 महीने का हनीमून पीरियड रहा PTI के साथ, मगर वहां पे भी हमें समझ में आ गया कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स है इससे पाकिस्तान सिर्फ खराब हो सकता है और पाकिस्तान का फला नहीं हो सकती। ठीक है। पाकिस्तान की जो बाइंडिंग फोर्स है वो हमारी पाक फौज है और पाकिस्तान की उन्हीं की वजह से पाकिस्तान कायम है। अगर हम पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़ देते हैं सर, लेकिन आप नहीं समझते कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में जो है इंतखाब लड़ना मुश्किल होता है? पार्टी बैकिंग की बात और होती है। एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो एक इतने बड़े कौमी असम्बली के हल्के से भी आप लड़ रहे हैं, सूबाई असम्बली के हल्के, वो कि आपके टेस्टिमोनियल्स मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ और लोगों के ऑलरेडी जो आपके लिए आपके हक में बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपके लिए जो है ना वो कह रहे हैं कि जी आपको वोट देना चाहिए। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार में सर इलेक्शन लड़ के आप समझते हैं तमाम लोगों को कैटर कर सकेंगे? जी मैं बिल्कुल कैटर कर सकता हूं। मैं
ग्राउंड पे हूँ मौजूद, और मैं पाकिस्तान में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। हालांकि मेरे पास जो है वो बहुत अपॉर्चुनिटी थी। एज ए डॉक्टर मैं 1992 में 93 में जा सकता था। 2018 के बाद मैं अमेरिका या कनाडा जा सकता था। मैंने वहाँ के एग्जाम्स भी पास किए हुए हैं, मगर मेरा फोन आपको पता है साइलेंट नहीं होता। रात के 3 बजे भी, जो कि कराची के मुकामी बहुत थोड़े से लोग हैं जो आपकी स्टेट मशीनरी का पार्ट होते हैं, तो अगर किसी को जरूरत होती है या पुलिस की हाई हैंडनेस है या अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, तो वो मुझे फोन करते हैं, तो मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ और जाता हूँ और उनको कोशिश ये करता हूँ मैं डिलीवर करूँ। तो अगर मेरे पास कोई बेहतर प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो डेफिनेटली हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम डिलीवर कर सकें। ठीक है सर, क्या मंशूर है? क्या लैपटॉप आपका इंतखाबी निशान है? क्या मंशूर है? क्या मसाइल का हल करेंगे आप? मैं चूंकि आईटी सेवी नहीं था ना हूँ, हालांकि जो वीबॉक्स सिस्टम है कस्टम्स का वो जो उस प्रोजेक्ट का मैं पार्ट था। मेरे वाले साहब जो है चूंकि आईटी के और कंप्यूटर्स के थे, पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ था, तो हमारे घर का माहौल। वीबॉक्स सिस्टम तो आशर अजीम साहब का बनाया हुआ था ना मेरे ख्याल? नहीं, वो अशर अजीम का नहीं था, वो पैक्स सिस्टम उन्होंने किया था और जाते हुए वो बटन बंद करके चले गए थे। अच्छा, अशर अजीम साहब का वो पैक्स का एजिलिटी वाला सिस्टम था जिसमें बहुत सारे मसाइल थे। वीबॉक आपका बनाया हुआ? जी, वीबॉक जो वेब बेस्ड, जो पाकिस्तान का इंडिजिनस वो है आपका प्रोजेक्ट है, और उसी के ऊपर फिर मेरे ही बैचमेट ने, आफ्ताब हैदर ने, पाकिस्तान सिंगल विंडो उसका अपग्रेडेड एंड अपडेटेड फॉर्म है, आफ्ताब हैदर उसको लुक आफ्टर करते हैं। मेरा मंशूर ये है कि आने वाले वक्त में जो किताबें वगैरह चूंकि ज्यादा पढ़ी हुई है, पढ़ता हूँ, आने वाले वक्त में कॉलेज की डिग्री जो है वो रिडंडेंट हो जाएगी जी, ठीक है। अच्छा। और पहले भी और आज भी हम ये कहते हैं कि हुनर जिसके पास होगा वो आगे चलेगा, ठीक है। पहले जैसे दर्जी है, नाई है, आपका मोटर मैकेनिक है, वो ज्यादा वेल एस्टेब्लिश होता है कि आप बीए की डिग्री लेके घूम रहे हैं, बीएससी की डिग्री लेके घूम रहे हैं, या इवन एलएलबी की डिग्री लेके घूम रहे हैं, या डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, तो वो वाली जॉब हमारे पास है नहीं इंडस्ट्री में। ठीक है। अगर आपको इंटरनेशनल उस पे वर्क मार्केट पे, वर्क प्लेस पे जो फ्रीलांस बच्चे हैं, इसको मैं इस काम को पिछले 10-15 साल से लुक आफ्टर कर रहा हूँ अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो जो ऑफिस जहां जहां हम बना रहे हैं इस 241 में, मैं जीतूं या हारूं, वो तमाम ऑफिसेज जो हैं, जो सियासी लोग हैं, जो सियासी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उन्होंने दफातर लिए हैं 10-10, 15-15 दिन के लिए, हमने 1-1 साल के लिए लिए, और वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे आईटी सेंटर्स में, और उनको हम वहाँ के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को हम आईटी के छोटे छोटे कोर्सेज रजिस्टर करा के देंगे, या कि वो घर बैठे हुए $100, $200, $300 की कमाई करें और अपने जो है मुफलिसी को दूर करें। और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो जॉब्स पड़ी हुई हैं, दुबई में है, जीसीसी कंट्रीज में है, अमेरिका कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, जो बाहर जा सकता है वो बाहर चला जाए, जो ना जा सके वो पाकिस्तान में रह के इंटरनेशनल जो मार्केट में शेयर है पाकिस्तान का वो इनहेंस हो जाए आईटी के हवाले से। ठीक है। अच्छा शाह इमाम साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया फोन लाइन पे नजमी आलम साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस PS 110 से। इसके अलावा बल्दियाती निज़ाम का भी हिस्सा है, पहले से ही मौजूद हैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऐवान में। सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजमी आलम साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आप। डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम कहिए। जी जी, डॉक्टर शाह इमाम साहब को भी जी। आप तो हमारे बड़े भाइयों की तरह है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र। ठीक जी। अच्छा नजमी आलम साहब, आप अब माशाल्लाह ये जो सूबाई असेंबली के इलेक्शन है ये भी कंटेस्ट कर रहे हैं। सर इलाके के मसाइल मुख्तलिफ हैं, ये डिफेंस क्लिफ्टन, ये आप केएमसी में तो इलाके के मसाइल देखते होंगे, लेकिन यहाँ के मुख्तलिफ हैं। सर क्या हम किस जदोजहद के साथ या किस मंशूर के साथ जा रहे हैं, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा। देखिए, मंशूर तो हमारा वही है जो हमारी पार्टी का है। मेरा अच्छा अपना कुछ पर्सनल फोकस जिन चीजों पे होता है वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल तो हम अपने जो हमारी पार्टी का मंशूर है उसको हम लेके जा रहे हैं। ठीक। मैं डॉक्टर साहब की कुछ बातों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक करूंगा, और मेरा भी ये कि हमें हमारी यूथ के लिए सोचना है, क्योंकि हमारे बच्चे, जिस बच्चे से पूछो वो कहता है मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। डॉक्टर साहब इज राइट ऑन दिस पॉइंट। हमें उनके लिए सोचना है। डॉक्टर साहब के इंडिविजुअल इकदाम की मैं तारीफ करूंगा, उनको एडमायर भी करूंगा, लेकिन हमें इस चीज को अच्छा करने के लिए पूरे सिस्टम की जरूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट। सर तो फिर डॉक्टर साहब को आप अपनी पार्टी का टिकट दिलवा देते ना तो आसानी रहती। डॉक्टर साहब हमसे रिव्यू करते तो इस पे गौर हो सकता था। बिल्कुल
जी। डॉक्टर साहब तो मुझे उस दिन मिले थे जिस दिन हम अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कर रहे थे, उससे पहले नहीं हुई मुलाकात। लेकिन हाँ। बात यह है कि ये फैक्ट है कि हमें अपने नौजवानों की जो आईटी की जो बात की, आई डू 100% एग्री विद डॉक्टर साहब कि दुनिया की मार्केट में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे नौजवान नहीं। कि मेरा अपना विजन ये है कि मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी होगी, मैं अगर असेंबली में जाता हूं तो मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आप बड़े आईटी पार्क बनाएं और उनको फ्री करें। अच्छा सर, अगर आप असेंबली में चले जाते हैं तो फिर ये जो केएमसी का ऐवान है इसका क्या होगा? सर वो चलता रहेगा। वहां भी तो आप काफी सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, बड़े एक्टिव नजर आते हैं। सर वो हमारे और लोग हैं जो काफी ट्रेन, एक अकेला मैं ही नहीं हूँ। हमारे बहुत सीनियर मेंबर्स हैं, वो सब हैंडल कर लेंगे। उनको किसी वक्त जरूरत पड़ी तो गाइड करूंगा। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ एक और उम्मीदवार भी मौजूद हैं, दिलीप कुमार। ये भी आपके इलाके के रेजिडेंट हैं और आपके इलाके से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, पहले तो मेरा आदमी को राइट है। नजीब आलम साहब, बाबर साहब और अपना शाह इमाम साहब को मेरा सलाम। ये हमारे बड़े भी हैं। डॉक्टर साहब, नजीब आलम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़े काम किए हैं, जिसमें हमारे मिनिस्टर एक मोहतरम ज्ञानचंद ईसरानी मिनाटी के मिनिस्टर रह चुके हैं। इस जैसे कोई 10-12 नजीब आलम साहब, आप कैबिनेट में 10-12 मिनिस्टर लाओ तो सिंध जो है वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। जितना मोहतरम ज्ञानचंद ईसरानी साहब ने मिनाटी की मिनिस्ट्री में मेहनत की है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। आज आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, इसीलिए मोहतरम ज्ञानचंद ईसरानी की भी खिदमतें हमें याद आई है। तो मैं डॉक्टर साहब अपने पूरे PS 110 की आवाम को हाथ बांध के अपने वोट के लिए कहूंगा कि मुझे वोट दो, नई क़यादत को आप करो। मेरा इनका भी निशान फिर्ज है, फिर्ज को ठप्पा लगा के मुझे कामयाब करे तो सबकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। अच्छा नजमी आलम साहब, अब मुझे बताइएगा सर कि किस तरीके से कराची में खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर कैंपेन की बात करें तो क्या प्लानिंग है? कौन से जलसे, कौन सी कॉर्नर मीटिंग्स की अभी हो रहा है? 5 तारीख को हमारे चेयरमैन जलसा करेंगे। अभी अब 20 तारीख के बाद हर जिले में हमारे जलसे शुरू हो जाएंगे। कॉर्नर मीटिंग्स तो हर जगह हो रही है। इस वक्त भी मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए रुका हुआ हूँ। मेरी अभी 3-4 अपार्टमेंट्स में मीटिंग है। हर अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, उनसे लोगों से मिल रहा हूँ और मैं इस क्रेडिट के साथ जा रहा हूँ कि मैं हर आदमी को ये कहता हूँ कि मैं जिस यूसी का चेयरमैन हूँ, 1 साल हुआ है मुझे, आए उस यूसी में आप लोगों से पूछें, बाथाईलैंड में पूछें, फेयर टाउन में पूछें, कैंट प्लेस सिविल लाइन में पूछें। ये मेरी यूनियन काउंसिल है जहां का मैं चेयरमैन। क्या आपके पास क्या मसला है? तो अल्लाह का शुक्र है 95% लोग कहेंगे हमारे पास गैस के अलावा कोई मसला नहीं। ठीक, मैं बहुत फख्र से कह सकता हूँ। अच्छा सर, लेकिन आपके जहन में ये बात यकीनन होगी कि पिछले 2 इलेक्शन से, 2 टर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कराची में बहुत बड़ा गढ़ रहा है। बिल्कुल रहा है। और जिस वक्त 2013 में पूरे कराची में शायद कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी मौजूद नहीं थे, उस वक्त भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर हमने पिछले 2 सालों में यहाँ से पीटीआई को इतनी शिकस्तें दी हैं। हमने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का वाइस चेयरमैन हमारा है, पीटीआई को हमने डिफेंस में हराया। ठीक, उसके बाद जब ये लोकल बॉडी इलेक्शन हुए तो क्लिफ्टन में 3 यूनियन काउंसिल है, तीनों पीपल्स पार्टी ने जीती अपने काम की बुनियाद पे और पीटीआई को हराया। तो पीटीआई अब हमारे लिए इश्यू नहीं रहेगी, हम तो पीटीआई को पहले ही हरा चुके हैं इस हल्के में। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि पीटीआई आपके लिए इस वक्त की जो एक वेव चल रही है, एक हमदर्दी का वोट उनके साथ है, जो कि हमारी कारकर्दगी का वोट हमारे साथ है। क्लिफ्टन में ये आएंगे, जिस जगह जाएं लोग बोलेंगे पीपल्स पार्टी हमने हमारे काम किए। ठीक, अच्छा पानी हो, सिवरेज हो, जो सभी कम्युनिटीज हैं, इंशाल्लाह हमें कोई इशू नहीं है। कोई भी आप अपने चैनल के थ्रू मेरी यूसी की सर्वे करवा लें बगैर मुझे बताए और लोगों से के बाद जाके पूछ लें लोग क्या बोलते हैं। लेकिन सर जो एक देरीना मसला है खास तौर पे डिफेंस क्लिफ्टन, आप खुद इस चीज से वाकिफ हैं, पानी का बहुत बड़ा मसला है। क्लिफ्टन में कम है, डिफेंस में ज्यादा है। अच्छा, डिफेंस के लिए भी मैं आपको बता दूं, डिफेंस को जो भी पहले जितने लोग आए उन्होंने कई सही रूट पे कभी कोशिश ही नहीं की कि डिफेंस का पानी कैसे पूरा होगा। सर आप वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के भी मामला देखते हैं, आप समझते हैं पूरा था। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने अभी स्कीम बनवाई थी
वो अब वेट कर रही है सिर्फ आने वाली गवर्नमेंट की। जब गवर्नमेंट आएगी सर नई ADP आप समझते हैं कि 9 MGD पानी में पूरे डिफेंस और क्लिफ्टन का गुजारा हो सकता है? डिफेंस में गारंटी देते हैं, हम यहां से जीते, हम 2 साल में डिफेंस का पानी का इश्यू हल कर देंगे। ये K4 आने की बात आप कर रहे हैं? K4 के अलावा करेंगे। सर कैसे करेंगे सर? बाकी शहर प्यासा रहेगा? बात सुन ले, हमारी स्कीम तैयार है, हाँ, PND में चली गई है, वाटर बोर्ड में मेयर साहब ने उसमें बहुत मेहनत की है, PND में चली गई है, उसको हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं जब ये नई गवर्नमेंट आएगी हमारी सिंध में तो हम इसको डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल ADP में रखवाएंगे। और ये 2.25 बिलियन रुपीस की स्कीम है। हम इनको दमलोटी से डेडिकेटेड लाइन लाकर डिफेंस को देंगे। सर लेकिन डिसैलिनेशन प्लांट का एक देरीना मुतालबा था, वो भी कोई बहुत आसान है, बातें की जाती है लेकिन कभी लगाया नहीं जाता सर, जो लगा वो भी बेकार पड़ा हुआ है। हाँ वो DHA लगा सर, मसला ये उसका पानी इतना महंगा पड़ रहा है कि उसकी मेंटेनेंस, आपको पता है दुबई में पेट्रोल सस्ता और पानी महंगा है। सर इस वक्त क्लिफ्टन का जो साहिल है नहीं है वो कुव्वत खरीद। सर जो ट्रीटमेंट प्लांट डिफेंस में लगाया गया है मैकडोनल्ड सीव्यू पे, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। हमारा साहिल तो ताफुन, गंदगी और सर मैं ट्रीटमेंट प्लान की बात ही कर रहा हूँ, पहले मैं डिसैलिनेशन प्लांट मैं समझ गया लगा है, उसकी इतनी नहीं है, DHA का है, हाँ वो सिंध गवर्नमेंट का नहीं है, तो वो और वो सारा का सारा हम पानी पे बात करें, हम पानी का बिल्कुल इसमें करके रहे हैं हमारी है। और आप देखेंगे कि अगले साल जो सिंध गवर्नमेंट आने के बाद जो ADP की बुक आएगी उसमें ये स्कीम रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे प्रोग्राम के हवाले से लोगों को? मैं सिर्फ लोगों को ये मैसेज दूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे वोट दे दें, मैं कहूंगा कि आप हकीकत की नजर से देखें। आपने जिस पार्टी को कि यहां से मुंतखब हो के गवर्नर बन गए डिफेंस से, सदर पाकिस्तान बन गए, क्या उन्होंने कभी पलट के पूछा कि कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमें इतना वोट दिया था, हम कुछ करें इनके लिए? उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया। उसी की वजह से ये हुआ कि जब कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए तो हमने इनको हरा दिया। कैंटोनमेंट वालों ने कहा कि भाई वो एक गवर्नर बन गया, एक सदर बन गया, पलट के पूछा ही नहीं, तो डिफेंस के लोगों ने हमें वोट दिए फिर। ठीक है सर, लेकिन फिर भी कैंटोनमेंट में कुछ नुमाइंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? अभी हैं, 2 हैं जी, डॉक्टर कलीम है और दूसरे 10 में से 2 हैं जी। अच्छा, 2 जमात इस्लामी के हैं, 6 हमारे। ठीक है ठीक है। चले सर, एजुकेशन या हॉस्पिटल के हवाले से कोई प्लान रखती है सर? देखिए हेल्थ पे जो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी है उसका पाकिस्तान में कोई सूबा मुकाबला नहीं कर सकता। आज आप जाएं कार्डियो में, आपका फ्री इलाज होता है हार्ट का, और कहाँ होता है पाकिस्तान में? गम्बट इंस्टीट्यूट की कराची में ब्रांच बनने जा रही है। आप इंडिया 1 करोड़ रुपए देके जाते थे किडनी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, अब फ्री में सिंध गवर्नमेंट करके दे रही है। सर लेकिन डिफेंस क्लिफ्टन में भी कोई ब्रांच बना देना सर फिर, ताकि नहीं वो अभी आपका इसकी नहीं, डिफेंस क्लिफ्टन के लिए नहीं, ये पूरे शहर के लिए होगी। अभी मलिर कैंट के साथ इनको जगह अलॉट की गई है सिंध गवर्नमेंट ने, वहां पर इसकी ब्रांच बनने जा रही है। ये तो एक बड़ा एक्सेप्शनल केस होता है ना कि लीवर ट्रांसप्लांट, कोई वैसा तो नहीं है। और ये कोरंगी दिल की बीमारियों में बड़ा इजाफा हो रहा है और बहुत से लोग जो हैं वो जिना अस्पताल पहुंचने से पहले अल्लाह मियां को प्यारे हो जाते हैं, इसलिए कि इतना वक्त नहीं होता दिल के मरीज के पास। मेरी अर्ज सुन ले, कार्डियो ठीक है वो है ऐसी बीमारी का, हमने जगह जगह जो चेस्ट पेन यूनिट बनाए हैं उसमें लोगों को फायदा होता है। गिजरी पे एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ, हम चेस्ट पेन यूनिट में ले गए लोग, उसको उन्होंने फर्स्ट एड दे के फिर कार्डियो भेज दिया। एक स्टंट कितना? लेकिन हॉस्पिटल कोई नहीं है पूरे डिफेंस में सर, डिफेंस की बात नहीं, पब्लिक हॉस्पिटल कोई नहीं है। नहीं सर, बहुत बड़ा इलाका, आपकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है PS 110 की, जो नहीं डिफेंस के अंदर ही हो, हर इलाके के लिए तो नहीं बन सकता हॉस्पिटल, लेकिन हमने कार्डियो यहाँ पे किया हुआ है, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर कोरंगी में 1200 बेड का हेड डिजीज हॉस्पिटल बन रहा है कराची शहर के लिए। ठीक ठीक, चलिए ठीक है, बड़ा हॉस्पिटल दुनिया में कोई नहीं है 1200 बेड का हार्ट डिजीज हॉस्पिटल। ठीक है ठीक है। डॉक्टर शाह इमाम साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये मैसेज दूंगा कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जैसे पीपल्स पार्टी है 2008 से हुकूमत में है, और अब ये कितने सवाना ख्वाब दिखाएंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव कौम को कितना बेवकूफ बनाएंगे। इसी तरह जो है दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे हल्के के अवाम को एक नया फेस और एक
ट्राइड एंड टेस्टेड जो इनके साथ रहता है और अवेलेबल होता है, इस तरह का नुमाइंदा इनको चूज करना चाहिए। और ये जो है पुरानी जो भी 15 साल तो मिल गए ना इनको अनइंटरप्टेड और एब्सोल्यूट पावर के साथ, तो कोई भी मसले तो कराची के हल नहीं हुए बल्कि और बुरे हो गए और अब से अबतर हो गए। और कराची के नौजवान को तो बिल्कुल ही नौकरी नहीं मिली और तमाम नौकरियों से इन्होंने बाहर कर दिया। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इनको, जो मेरा पैगाम है कि तरक्की का पैगाम है, और इनको डॉक्टर शाह इमाम को प्रेफर करना चाहिए और लैपटॉप पे मोहर लगा के अपने नुमाइंदे को इस्लामाबाद भेजें, या कि इनकी आवाज जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह से पहुंच सके। ठीक है जी, दिलीप कुमार साहब क्या मैसेज देंगे? डॉक्टर साहब, ये PS 110 पे हमारे मिनार्टी के भी वोट काफी तादाद में हैं। मैं सब भाइयों को यही अर्ज करूंगा कि हम नई नौजवान क़यादत है, हमें अपना कीमती वोट दे के कामयाब करें, हमारा इंतखाबी निशान फिर जाए। और मैं सियासी जो हमारी पार्टियां हैं उनको भी ये मैसेज दूंगा कि मेरे भाई, इलेक्शन आएगी और चली जाएगी, मगर दोस्तियां, रिश्तेदारियां, तेलक, मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। इखलाक और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए सबको मिलके। ये मेरा सब पार्टियों के लिए मैसेज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप कुमार साहब आपका। डॉक्टर शाह इमाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।